हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफार्मर की ऑन लोड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑन लोड पर ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। साथ में ही हम इसके फेजर डायग्राम को देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर जब कैपेसिटिव या इंडक्टिव या रेजिस्टिव लोड लगाने पर क्या इफेक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली, जब हम ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर की, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। फर्स्टली कि ऑन लोड कंडीशन होती क्या है। ऑन लोड का मीन्स है कि जब ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर अगर हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम ट्रांसफॉर्मर की ऑन लोड कंडीशन कहते हैं। कि जब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे हम ऑन लोड कंडीशन कहते हैं। ये जो लोड है वो रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव किसी भी तरह का हो सकता है। पहले हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नो लोड कंडीशन क्या होती है। तो नो लोड कंडीशन को हम देखते हैं कि जब नो लोड का मीन्स है कि सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, यानी ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे देखिए कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है। इस कंडीशन में I2 करंट जो होती है वो 0 होती है, यानी सेकेंडरी साइड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। उस कंडीशन को हम नो लोड कंडीशन बोल देते हैं। अब हम देख रहे हैं ऑन लोड कंडीशन। ऑन लोड कंडीशन में क्या होता है कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट कर देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू करंट I2 फ्लो होना शुरू हो जाती है। I2 जो है वो 0 नहीं रहती है। इस कंडीशन को ही हम ऑन लोड कंडीशन कहते हैं। नो लोड कंडीशन में हमने देखा था कि करंट फ्लो होती है प्राइमरी साइड में, जिसको हम आई नोट बोलते हैं, नो लोड करंट। इसको हम एक्साइटिंग करंट के नाम से भी जानते हैं। ये नो लोड जो करंट है ये ट्रांसफॉर्मर में चाहे लोड कनेक्ट हो या लोड कनेक्ट नहीं हो, दोनों ही कंडीशन में आई नोट करंट हमेशा फ्लो होती है। चाहे यहाँ पे लोड लगा हुआ हो या लोड नहीं लगा हुआ, या लोड लगा हुआ होगा तो भी आई नोट करंट फ्लो होती है, और लोड नहीं लगा होगा तभी हमेशा आई नोट करंट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हमेशा फ्लो होगी। इसे ही हम एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं। जो नो लोड करंट है वो फुल लोड करंट की 3 to 5% होती है, यानी 3 से 5% करंट ही आई नोट करंट होती है। अब हम ट्रांसफॉर्मर की ऑन लोड कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं तो इसके कारण यहाँ पर एक करंट फ्लो होता है I1, यानी प्राइमरी करंट फ्लो होता है जिसका हमने नाम दिया I1। इस I1 के कारण ही यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हुआ, और ये फ्लक्स इस कोर में फ्लो होता हुआ इस कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है। तो हमने फेराडे का लॉ पढ़ा था कि फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। कहाँ पर? सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसका नाम दिया हमने E2। अब हमने ये देखा कि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया है E2 के अक्रॉस। सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जब हमने लोड कनेक्ट कर दिया तो इस लोड के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हुआ I2। ये I2 क्या कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में इस लोड के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, एक तरह से क्लोज लूप बना रहा है। ये जो सेकेंडरी करंट है I2, ये इस लोड और इस वोल्टेज पर डिपेंड होता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है I2 की वो किस पर डिपेंड होती है, जो हमने यहाँ पे लोड कनेक्ट किया है उस पर और वोल्टेज पर। कैसे कि लोड अगर रेजिस्टिव है तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, E2 पे। कैपेसिटिव होता है तब क्या फर्क पड़ेगा, या इंडक्टिव होता है तो करंट जो होता है वो लीड कर रही है, ले कर रही है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ से हमें देख सकते हैं कि जो लोड कनेक्ट करने पर ये क्या हो रहा है, क्लोज सर्किट बन रहा है। क्लोज सर्किट होने की वजह से ये करंट जो I2 है ये खुद का एक सेल्फ फ्लक्स क्रिएट करेगी। कहने का मतलब यह है कि जब हमने यहाँ पे लोड कनेक्ट किया और ये क्लोज सर्किट बन गया, क्लोज सर्किट बनने के कारण यहाँ पे जो I2 करंट है वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में खुद का सेल्फ एक क्या करेगी, फ्लक्स क्रिएट करेगी, जिसका हमने नाम दिया phi2।
अब ये जो फाइव टू जो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्रिएट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस कोर के थ्रू फ्लो होता है बट अपोजिट डायरेक्शन। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? मेन फ्लक्स जो है हमारा 5m, इसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो होता है। तो इसको क्या कर रहा है, ये कम करने की कोशिश कर रहा है। जो मेन फ्लक्स है 5m, ये अगर ये दोनों अपोजिट है तो ये क्या करेगा, जो मेन फ्लक्स है उसको क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज करो यहाँ जो 5m है उसमें जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है, उसके ये जो वेबर है इसकी 100 वेबर से ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर ये अपोज कर रहा है 5 ये 50 वेबर हो गया, तो जो मेन फ्लक्स बच रहा है हमारे पास में, तो कितना हो गया, 50 रह गया। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 50 हो गया। तो कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ है वो भी कम हो जाएगा। ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो अब क्या होता है कि जब ये 5 क्या कर रहा है, इस 5m को अपोज कर रहा है, इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ जो हो रहा है हमारा वो क्या हो रहा है, कम होने लग जाता है। सो अब ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, ऐसी कंडीशन में सप्लाई सोर्स से एक्स्ट्रा करंट टैग कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा करंट लेने लग गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, I1 डैश। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसकी जो करंट है I2, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में एक फ्लक्स क्रिएट कर देती है 5 ये 5m का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। अपोजिट होने के कारण ये मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। इसके कम होने की वजह से अगर कोर में फ्लक्स कम हो गया तो हमें पता है कि जो सप्लाई जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मर ऑटोमेटिकली, कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लगाया हुआ उसके अंदर कि कोई आएगा और उसको करंट बढ़ा देगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सप्लाई से करंट, एक्स्ट्रा करंट लेना शुरू हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा करंट को हम बोलेंगे I1 डैश। ये जो एक्स्ट्रा करंट ले रहा है ट्रांसफॉर्मर I1 डैश, इसकी वजह से कोर में क्या होगा, एक 5 फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, इस I1 के कारण भी यहाँ पर एक फ्लक्स क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड होगा। ये जो फ्लक्स बन रहा है किसकी वजह से, I1 की वजह से, जिसका नाम दिया हमने 5। ये 5 जो होगा ये एग्जैक्टली 5 के अपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड के होगा। क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी 5 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल 5 के इक्वल होगा, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी किसके डायरेक्शन में होगा, 5 के तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, 5 की सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। वापस रिपीट कर रही हूँ कि जब ये 5 बन रहा है तो 5 के कारण ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, प्राइमरी सोर्स से एक्स्ट्रा करंट लेना शुरू रहता है। इस एक्स्ट्रा करंट को हमने I1 डैश का नाम दिया है। यहाँ पे तो I0 तो हमेशा से फ्लो हो ही रही है। अब क्या कर रहा है ट्रांसफॉर्मर, I1 डैश करंट फ्लो करवा रहा है। इस I1 डैश के कारण ट्रांसफॉर्मर की कोर में एक 5 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ये 5 जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है ये क्या कर रहा है, जो सेकेंडरी जो हमारी फ्लक्स है 5 उसको काउंटर कर रहा है। ये सेकेंडरी फ्लक्स है 5 उसको क्या कर रहा है, ये काउंटर कर रहा है, मतलब उसका विरोध कर रहा है। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 और 5 का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। इस कारण से क्या करेगा, ये 5 इस 5 का अपोज करेगा, इक्वल रहेगा, तो ये दोनों क्या, इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो जो मेन फ्लक्स इस ट्रांसफार्मर की जो कोर में फ्लो होगा वो क्या होगा, 5m होगा। तो देखो जो 5 जो है, जो 5 है वो इस 5 डैश के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कोर में बचेगा क्या, 5m बचेगा। तो 5m बचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए कैसे बचा। सबसे पहले क्या फ्लो हो रहा था, 5m, इसमें क्या हुआ, ये इसका अपोज कर रहा है -5 ये सेम है इसके 5m के, तो यहाँ पे +5 डैश। ये दोनों तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, और अपोजिट है माइनस प्लस, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा लास्ट में क्या, 5m। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर में क्या बचा, 5m। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा, उसने क्या हुआ, जो मेन फ्लक्स है वो वापस उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में आ गया, यानी लास्ट में बचा क्या, 5m ही बचा। दस द मेन फ्लक्स 5m रिमेन अनचेंज। तो क्या हो गया, ये अनचेंज हो गया, चाहे कोई सा भी लोड लगा हुआ हो।
यानी ये जितना पहले फ्लो हो रहा था 100 उतना ही ये अभी भी फ्लो हो रहा है। इसी कारण से बोलते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। चाहे लोड लगाओ या लोड नहीं लगाओ, जितना फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर की कोर में फ्लो हो रहा है उतना ही फ्लक्स हमेशा ट्रांसफॉर्मर की कोर में फ्लो होता रहेगा। इसी कारण से ट्रांसफॉर्मर को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस कहते हैं। अब हमें ये हो गया कि ये तो ठीक है कि कांस्टेंट फ्लक्स फ्लो हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी साइड है यानी सोर्स है उसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है कि टोटल करंट जो है वो कितना है, I1 इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। यानी प्राइमरी करंट कितना होगा, I1 कितना होगा, तो ये नो लोड करंट यानी ये वाला करंट तो हमेशा फ्लो होता ही है, चाहे लोड लगाओ या नहीं लगाओ, नो लोड करंट हमेशा फ्लो होता है। उसके अलावा हमने कौन सा करंट लिया है, I1 डैश, हमने एक्स्ट्रा करंट लिया था यहाँ से इस φ2 को हटाने के लिए यानी φ2 का विरोध करने के लिए, ताकि जो हमारा फ्लक्स कोर में फ्लो हो रहा है वो कम ना हो। तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ से I1 डैश अलग से करंट लिया। तो टोटल करंट कितना हो गया, I1 इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। अभी हमने देखा कि जो नो लोड में और ऑन लोड में क्या डिफरेंस है। तो अब देखते हैं। ऑन लोड में हमने सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट कर रखा है। नो लोड में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता है। नो लोड की कंडीशन में I2 जो होता है वो 0 होता है और ऑन लोड की कंडीशन में I2 है वो 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ करंट इसमें से फ्लो होता है। नो लोड की कंडीशन में प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ I0 होता है। तो प्राइमरी करंट कौन सा हो गया, I0 हो गया। सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो रहा है, I0 एंड नो लोड करंट ही फ्लो हो रहा है यहाँ पे, जिसको हम I0 के नाम से जानते हैं। प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ओनली नो लोड है, इसलिए I1 इक्वल टू नो लोड। ऑन लोड की कंडीशन में हमारे पास में I1 इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। ये वाला जो करंट है नो लोड, ये तो हमेशा फ्लो होता ही है, चाहे लोड कनेक्ट करो या नहीं करो। इसके अलावा जो करंट फ्लो हुआ लोड लगाने पर वो हुआ I1 डैश। तो यहाँ का जो टोटल करंट फ्लो होगा वो होगा I1 इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नो लोड कंडीशन में जो हमारी करंट है, जो सिर्फ प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो हो रही है नो लोड करंट, उसके भी दो कंपोनेंट है। यानी जो I0 करंट है वो भी दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। उनका नाम है Imu एंड IW। Imu जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट है और IW जो है वो वर्किंग करंट है। इसको बारे में हमने पिछले वीडियो में जो नो लोड करंट का जो हमने वीडियो बनाया है, नो लोड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर के नाम से, उसमें इसको बहुत अच्छे से डिटेल्स हमने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हमें ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि ये होता क्या है। Imu जो है मैग्नेटाइजिंग द कोर मीन्स सेट अप द फ्लक्स इन द कोर। जो Imu है ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करने का काम कर रहा है। Imu क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है यहाँ पर, इस वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट करता है और ये फ्लक्स ही कोर में फ्लो होता हुआ सेकेंडरी को लिंक करता है। और जो IW है ये ट्रांसफॉर्मर की कोर लॉस करंट कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। इसका काम है कि ट्रांसफॉर्मर की जो कोर, हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है वो पतली पतली ब्लेड से मिलके बना, मतलब थिन ब्लेड से मिलके बना होता है। तो इन ब्लेड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इन ब्लेड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस होने के कारण ये जो करंट है वो I²R के रूप में यहाँ पर ड्रॉप होता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से लॉस हो रहा है। इस लॉस के कारण ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, हीटअप होता है। तो ये क्या करता है, एक तरह से कंपनसेटिंग का काम करता है। ठीक है, तो Imu एंड IW जो है वो नो लोड करंट कंपोनेंट है प्राइमरी वाइंडिंग साइड में। ओके, और सेकेंडरी अगर हमने लोड कनेक्ट किया तो वहां हमने देखा कि सेकेंडरी जो है वहां पर सेकेंडरी की वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो होता है प्राइमरी में I1 डैश। तो I1 डैश जो होता है ये क्या कर रहा है, φ1 को प्रोड्यूस कर रहा है। यानी φ1 जो है ये एक्स्ट्रा फ्लक्स बना रहा है, φ1 φ डैश जो एक्स्ट्रा फ्लक्स बना रहा है ये क्या कर रहा है, कंपनसेटिंग द काउंटर फ्लक्स φ2। यानी इस φ2 को क्या कर रहा है, कंपनसेट करने के लिए φ1 डैश क्रिएट हुआ है। सो जो I1 डैश है वो लोड करंट कंपोनेंट है इन द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो हो रही है, एक तो I0 करंट फ्लो हो रही है, नो लोड करंट कंपोनेंट फ्लो हो रहा है, और एक
लोड करंट कंपोनेंट जो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है। अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ऑन लोड कंडीशन का फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें नो लोड कंडीशन का फेजर डायग्राम देखना पड़ेगा। तो इसका हम थोड़ा सा इसे हम पहले समझ लेते हैं, नहीं इसके बिना आगे का अगर हम डायरेक्ट समझेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सपोज करो हमने यहाँ पर सप्लाई दी है V1, ठीक है, और यहाँ पर नो लोड करंट फ्लो हो रही है आई नोट के टू कंपोनेंट है जो भी हमने पढ़ा था, आई म्यू और आई म्यू जो है वो इस वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी यानी फ्लक्स जनरेट करेगी, और IW है इस कोर में I²R के रूप में लॉस होगा। तो सबसे पहले हमने इस V को क्या किया, V1 को, फिर सपोज करो इस V1 को हमने रेफरेंस ले लिया है, और हमेशा यहाँ ये V1 जो होता है इसको हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं तो इसको हम हमेशा इसको लीड करवाते हैं। अब हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, इस V1 की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हुई आई नोट में से जो आई म्यू है वो इस वाइंडिंग में क्या कर रही है, फ्लो हो रही है। तो अब हमने देखा था कि वाइंडिंग एज क्या है, इंडक्टर है। तो जब किसी भी इंडक्टर सर्किट में करंट फ्लो होती है तो क्या होती है, वो करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। इंडक्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी इंडक्टिव सर्किट में कोई करंट फ्लो होती है तो वो वोल्टेज से हमेशा क्या करती है, लैग करती है। कितना लैग करती है, 90 डिग्री का लैग करती है। तो देखिए हमने ये क्या किया, यहाँ से हमने 90 डिग्री लैग कर दिया, ठीक है, आईम्यू को। इस आईम्यू के कारण ही यहाँ पर क्या बन रहा है, फ्लक्स बन रहा है। सो इसी के सेम फेज में, आईम्यू के सेम फेज में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ कर देंगे। ये वो वोल्टेज हमेशा लीड करता है। यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट है, ये वाइंडिंग क्या एक तरह से इंडक्टिव सर्किट है। तो यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट के कारण ये जो आईम्यू है वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है। कितना लैग कर रही है, 90 डिग्री लैग कर रही है, ठीक है, 90 डिग्री लैग कर रही है। और इसी आईम्यू के कारण ही फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा, इसी की सेम फेज में हो गया। अब हमने देखा कि जो IW है वो क्या कर रही है, कोर में जो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस से क्या होती है, ड्रॉप होती है, यानी एक तरह से लॉस है। तो IW तो हमें पता है कि किसी भी रजिस्टिव सर्किट में जब करंट फ्लो होती है वो हमेशा क्या होता है, वोल्टेज के सेम फेज में होती है। क्या होती है, वोल्टेज के सेम फेज में होगी। तो ये क्या हो गई, इस वोल्टेज के सेम फेज में होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, IW जो होगा इस वोल्टेज के सेम फेज में हो गया। अब इसका रिजल्टेंट जो अगर हम निकाले IW और IMU का, तो वो क्या निकलेगा, हमारा I नोट निकलेगा। IMU और IW का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, I नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, इसके पैरेलल जहाँ पे मिला वहां पे हमने I नोट ड्रॉ कर लिया। अब हमें देखना है कि जो E1 है, जो हमने EMF इक्वेशन देखी थी, EMF इक्वेशन ये थी हमारी, E1 इक्वल टू N1 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा t माइनस 90। तो इस EMF इक्वेशन से हमने देखा था कि जो E1 है वो फाई से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री लैग बना देंगे। यहाँ से हमें पता है कि जो E1 और E2 है, थ्योरेटिकली हम देख सकते हैं। अब E2 क्या होगा, E2 जो है वो E1 के सेम फेज में होगा। क्यों होगा, अगर हम EMF इक्वेशन देखें या ऐसे थ्योरेटिकली देखें तो ये कॉमन फ्लक्स ही E1 को बना रहा है और ये ही फ्लक्स E2 को बना रहा है। दोनों फ्लक्स का दोनों जो EMF है वो कॉमन फ्लक्स से बन रहे हैं। ये भी इस फ्लक्स से ही इंड्यूस हो रहा है और ये भी E2 भी इसी फ्लक्स से इंड्यूस हो रहा है। तो दोनों सेम फ्लक्स से इंड्यूस होता है, तो ये सेम फेज में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, E2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या ड्रॉ कर देंगे, E2। और यहाँ पर अगर हम अलग से देखें तो यहाँ पे आ जाएगा E2 इक्वल टू N2 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90, यानी बाकी का एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा N2, यहाँ पे हो जाएगा E2। तो भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे E2 और E1 सेम फेज में होंगे। तो ये हमारा था नो लोड की कंडीशन पर फेजर डायग्राम कैसे बनता है ट्रांसफार्मर का। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन हमने यहाँ पे आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया। डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो में जाके इसको पढ़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये तो हमने बना लिया यहाँ तक, ये वो सेम ही है, IMU IW हो रही है, ये हमने देख लिया था कि E1 और E2 सेम फेज में होगा, ठीक है, ये सारा हमने बना लिया। अब हमें मेनली देखना है कि जब हम ट्रांसफॉर्मर में लोड कनेक्ट कर देते हैं, अब कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड।
अगर हमने ट्रांसफॉर्मर में इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया है, लोड कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, I2 करंट फ्लो होगी, जो भी हमने देखा था। I2 करंट फ्लो हो रही है, लोड कौन सा है, इंडक्टिव लोड है। यहाँ पे प्योर इंडक्टिव नहीं लिखा है, इंडक्टिव मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस भी है। अगर प्योर इंडक्टिव लिखा होगा तो करंट हमेशा 90 डिग्री लैग करेगी वोल्टेज से, और अगर सिर्फ इंडक्टिव लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो 90 डिग्री पूरा लैग नहीं करेगी। तो लोड जब इंडक्टिव है तो जो I2 करंट है वो क्या करेगी, इस E2 से लैग करेगी। तो यहाँ पर हमारा E2 इस E2 से लैग करेगी। कौन सी करंट, I2 करंट। अब हमने ये देखा था कि इस I2 करंट के कारण, इस I2 के कारण ही ये φ2 बन रहा था और ये φm कम होने लग गया था। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए यहाँ से सोर्स से क्या हुआ, एक I1 करंट फ्लो हुई। किसका विरोध करने के लिए, इसका। और ये किसकी वजह से हो रहा है, इस I2 के कारण। यानी इस I2 का विरोध करने के लिए यहाँ पर एक कौन सी करंट को हमने ड्रॉ किया था, I1 डैश को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इसके जस्ट अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का एक करंट ड्रॉ होगा, जो क्या होगा, I1 डैश। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे बिल्कुल अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का I1 डैश। अब हमने देखा था कि जो टोटल करंट फ्लो होती है, यहाँ पर हमने देखा था कि टोटल करंट जो प्राइमरी में होती है फ्लो, I0 प्लस I1 डैश, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो देखते हैं। उससे पहले कि यहाँ देखिए, तो I1 डैश और वोल्टेज, इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा φ1। यहाँ पे जो अगर हम एंगल निकाले I1 डैश और E1 के बीच में, तो वो हो जाएगा φ1, और I2 और E1 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा φ2। ठीक है। अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालने के लिए E1 के पैरेलल में लाइन खींचते हैं और I0 के पैरेलल में लाइन खींचते हैं I1 के रेस्पेक्ट में। तो जहां पर ये पॉइंट मिलता है वहां पर क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर ये पॉइंट मिला वहां पर इसका ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। वो कौन सा, I1। तो टोटल करंट जो हमारी मिल रही है I1, वो क्या होगा, I0 प्लस I1 डैश का वेक्टर सम है ये। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया I1 डैश और I0 का। तो हमने देखा कि I1 डैश और V1 के बीच में जो एंगल होगा वो φ1, φ डैश। I1 डैश और V1 के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, φ डैश। और I1 और वोल्टेज के बीच में जो एंगल होगा वो होगा φ1। ठीक है। और E2 और I2 के बीच में जो एंगल होगा वो हो गया φ2। तो ये इस तरह से हमारा, ये हमने इंडक्टिव लोड के बारे में देखा। देखिए, सबसे पहले रिपीट कर रही हूँ वापस। सबसे पहले हमारे पास में क्या हुआ, करंट आई I2 का बिल्कुल अपोजिट बनेगा I1 डैश, क्योंकि इस I2 के कारण ही ये I1 डैश क्रिएट हुई। तो इसको सेम मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में बना, तो यहाँ से हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया। अब I1 डैश और I0 इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको पैरेलल खींचा I0 के एस्पेक्ट में, और I0 से पैरेलल खींचेंगे I1 डैश के रेस्पेक्ट में। तो ठीक है, यहाँ से हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा। और इस I1 और V1 के, I1 डैश और V1 के बीच में जो एंगल होगा वो φ डैश होगा, और इस I1 और इस V1 के बीच में जो एंगल होगा वो φ1 होगा। I2 और E1 के बीच में जो एंगल होगा वो φ2 होगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, इंडक्टिव लोड बन गया। इससे हमें देख सकते हैं हम कि इंडक्टिव सर्किट के में जो फेजर डायग्राम ड्रॉ होगा वो किस तरह से होगा। इसी तरह से हम कैपेसिटिव लोड को देखेंगे कि जब कैपेसिटिव लोड लगाते हैं तब कैसे डायग्राम ड्रॉ होगा। तो ये तो हमने पूरा पहले बना ही रखा है नो लोड की कंडीशन में कि भाई I0 बनेगा IW Imu, ये सारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, हमें देखना है I2 को। अब I2 जब हमने यहाँ पे कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटिव है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके साथ में रेजिस्टेंस है। तो ये 90 डिग्री से लीड नहीं करेगी, कुछ एंगल से लीड करेगी, 100% 90 डिग्री से लीड नहीं करेगी करंट। तो यहाँ पे देखिए, जो E2 है, E2 से ये I2 जो होगी करंट, वो क्या करेगी, लीड कर रही है। ठीक है। तो इस I2 से, अब हमने देखा इस I2 से ये I1 डैश है वो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में बन गई, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। तो इनके बीच का जो एंगल होगा I1 डैश और V1 के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो गया, φ1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे I0 है और I1 डैश है, और हमें क्या चाहिए, इन दोनों का वेक्टर सम चाहिए, किसका, I0 और I1 डैश का, तभी तो हमें I1 मिलेगा। तो जब हम I0 और I1 डैश का वेक्टर सम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ से पैरेलल बढ़ाओ इसको, I0 के रेस्पेक्ट में यहाँ से पैरेलल बढ़ाएंगे, इधर से I0 से I1 के रेस्पेक्ट में बढ़ाएंगे। तो जब ये दोनों जहाँ पॉइंट पे मिलेगा वहां पर मिलेगी हमारी I1। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलने पर यहाँ पे बन गया हमारा I1। तो इस I1 और इस V1 के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो गया, φ1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि जब कैपेसिटिव सर्किट होता है तब हमारी जो I1 जो करंट होगी वो यहाँ पर होगी, और I2 जो होगी वो हमेशा क्या करेगी, I2 जो करंट होगी हमेशा लीड करेगी कैपेसिटिव के सर्किट की कंडीशन में। और इंडक्टिव में देखा था हमने, I2 जो करंट है वो हमेशा इंडक्टिव सर्किट में लैग करेगी। अब हम देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो रेजिस्टिव लोड लगाने पर उसका फेजर डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगा। जब ट्रांसफॉर्मर में हम रेजिस्टिव लोड लगाते हैं तो ये यहाँ तक तो पूरा नो लोड वाला रहेगा सेम। अब हमें पता है कि जब किसी भी सर्किट में रेजिस्टिव सर्किट लगाएं तो रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट हमेशा वोल्टेज की क्या होती है, सेम फेज में होती है। तो ये जो I2 है वो E2 के सेम फेज में हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, E2 के सेम फेज में हो जाएगी I2। अब हमें पता है कि I2 के जस्ट अपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड के अंदर बनेगा I1 ड्रॉ। तो यहाँ पर हमने I2 के जस्ट अपोजिट बना दिया यहाँ पर I1 डैश। अब इस I1 डैश और I0 के बीच में हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तब हमें बनेगा I1। तो इसको हमने जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो यहाँ पे मिला I1। तो ये हमारी प्राइमरी करंट है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि जो I2 है प्योर रेजिस्टिव लोड लगा रखा है हमने, तो उस कंडीशन में I2 जो होगा वो वोल्टेज के सेम फेज में होगा। इस तरह से हमने देखा कि जब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड में इंडक्टिव लोड लगाया हुआ था तब हमारा I2 जो होगा वो E2 से लैग करेगा। जब कैपेसिटिव लोड लगाया हुआ होगा तो I2 लीड करेगा, और जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट लगाया हुआ होगा तो I2 सेम फेज में होगा E2 के। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन रही हो तो प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।